अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। आज पाकिस्तानी सियासत में एक इंतहाई अहम दिन है, एक इंतहाई अहम ज़िमनी इलेक्शन जो कि दूसरी बार हो रहा है। और ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम बार हमने ऐसा देखा कि किसी ऐसे ज़िमनी इंतखाब को दूसरी बार करवाया जाए। और आम तौर पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से नाजरीन ये तासुर पाया जाता है कि हुकूमत वक्त ही वो जीता करती है। अब इसकी एक पॉजिटिव साइड ये है कि हो सकता है लोग हुकूमत वक्त से इतने खुश हों कि उनको वोट मिल गया, और लोगों को काम भी होते हैं अपने, तो कहते हैं कि अच्छा है हुकूमत को खुश करो और अपने काम निकलवाओ। जबकि फ्लिप साइड ये है कि अगर ऑपोजिशन ये सीट जीतती है तो फिर हुकूमत का बयानिया कमज़ोर पड़ जाता है और ऑपोजिशन ये दावा करने में फिर हक बजानिब दिखाई देती है कि आपकी बावजूद इसके कि आप हुकूमत में बैठे हैं, आपकी पार्टी की मकबूलियत कम हो गई। अब आज NA-75 जिसमें डस्का के हवाले से आप ज़्यादातर जानते हैं, अगरचे डस्का सिर्फ 20 से 25% वोट्स रखता है इस हल्के में, और बाकी 70 से 75% जो वोट है वो देही इलाकों का है। सो बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है अली असजद मली साहब और नौशीन इफ्तिखार साहिबा के माबैन। और ये सीट शुरू से फॉर द रिकॉर्ड में बताती चलूं कि नून लीग की रही है, ये नून लीग का गढ़ रहा है। और इफ्तिखार साहब जो कि इस हल्के के बहुत मशहूर सियासतदान भी रहे, नून लीग से उनकी बड़ी गहरी सियासी वाबस्तगी थी, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करें। जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान हुआ, और वो सारी द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आपको पता है कि कैसे एक तरफ धुंध का दावा था, दूसरी तरफ हुकूमत कहती रही कि हम इस धुंध के जिम्मेदार नहीं। सो अब सिचुएशन ये है कि 18 मार्च को जो होना था ज़िमनी इंतखाब दोबारा से, वो आज 10 अप्रैल को हो रहा है। और एज वी स्पीक कुछ ही देर में प्रॉपर रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। हतमी फाइनल सरकारी नताइज बहुत जल्द मुतवक्के हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और राना सनाउल्लाह साहब जो कि नून लीग के पंजाब के सदर भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। जी आवाज़ नहीं आ रही जी उस्मान डार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कौन जीत रहा है ये हल्का? देखिए मलिहा, अगर आप मुझसे पूछें तो अभी जब तक 100 या 150 के करीब पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता, कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। मैंने अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले RO ऑफिस में राब्ता किया, जो वहाँ हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, तो अभी तक वहाँ 58 पोलिंग स्टेशंस के ऑफिशियल फॉर्म 45 गए हैं। PTI ने 17,890 वोट लिए हैं, PMLN ने 19,173 वोट लिए हैं, और TLP के जो उम्मीदवार हैं 1,333 वोट लिए हैं। ठीक है। PMLN की लीड है 1,283 कह लें वोटों की 58 पोलिंग स्टेशंस पे। ठीक है। और नताइज वही होंगे जो RO ऑफिस से जारी किए जाएंगे। हमारे पास भी जो नताइज आ रहे हैं तकरीबन 70-80 पोलिंग स्टेशन के आ चुके हैं। उसके अंदर चूंकि ये एक नेचुरल सी बात है, जहां आपके जीतते हैं पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट्स, वो आपको जल्दी रिजल्ट्स भेज देते हैं। जहां से हारते हैं वहां से रिजल्ट आता नहीं आता, तो इसलिए दोनों पार्टीज के पास इस वक्त जीत का रिजल्ट है। बिल्कुल ठीक है। फाइनल मैं समझता हूं कि अगले 2 से 2.5 घंटों में RO ऑफिस से जब 100-150 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आएगा, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये कोई इतनी बड़ी लीड नहीं है PMLN की किसी भी हल्के में, किसी भी पोलिंग स्टेशन पर। डार साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जहां से नून लीग भी जीतती हुई नजर आ रही है या जहां से PTI भी जीतती हुई नजर आ रही है, वो कोई ऐसा मार्जिन नहीं है कि जिस पर दोनों में से कोई भी फख्र कर सके। लेकिन एक सवाल आपसे करती चलूं और उसके बाद फिर राना साहब से भी सवाल पूछते हैं कि उनकी क्या रीडिंग है फिलहाल के रिजल्ट के हवाले से। आज सुबह शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा जी कि बाकी अमला तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने तब्दील कर दिया, लेकिन एहसन इकबाल साहब का चहेता रिटर्निंग ऑफिसर अभी भी मौजूद है। तो ये क्या बात है, आप लोग अभी तक मुतमईन नहीं है? आपको कोई शिकायत है इलेक्शन कमीशन से? वैसे तो आप लोग आज सारा दिन मैंने देखा है कि दोनों पार्टीज बड़ी खुश थी कि ठीक माहौल था। देखिए शहबाज गिल तो इस्लामाबाद बैठे हैं, मैं उनकी राय का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ चूंकि मैं ग्राउंड पे रहा हूँ, सारा इलेक्शन तकरीबन देख रहा था मैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन करवाया, आज़ादाना माहौल में करवाया, साफ और शफाफ करवाया। ठीक है। मेरे ज़ाती तौर पे इस इलेक्शन पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, और मैं पंजाब हुकूमत को भी क्रेडिट देना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी, और ख़ास तौर पे जो हमारे रेंजर के जवान हैं उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त पहरा दिया। पुरअमन इलेक्शन था,
ऑफ कोर्स जब राना सनाउल्लाह नहीं आएंगे तो अमन ही अमन होगा, और जहां राना सनाउल्लाह होंगे तो फिर वहां तो आपको पता है गोली भी चलेगी और खून की होली भी होगी। तो राना, राना साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खास आपके प्रोग्राम में कि राना साहब आज नहीं आए तो माहौल ठंडा मैं सी आज आप बता रहे थैंकफुली हैं। राना साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं राना साहब को अपने दिफा का भरपूर मौका देती हूँ। राना साहब, एक तो इस अटैक का भी जवाब दीजिए, और दूसरा ये कि आपने कल एक टीवी प्रोग्राम में ये भी कहा कि अली असजद मली साहब के हाथ में हैं 360 जो कुल पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें से 127 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनके इन्फ्लुएंस में हैं। सो ये किस बुनियाद पर आपने कहा, और क्या आपने इलेक्शन कमीशन को इसकी कोई शिकायत दर्ज करवाई? जी राना साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नाज़रीन, राना साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया। हम दोबारा से उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। उस्मान डार साहब, मैं दोबारा से आपकी तरफ ही आती हूँ। तो इसका ये मतलब है कि आपके इलेक्शन कमीशन ने बहुत साफ शफाफ आज इंतखाबात करवाए, और आज फिर चाहे पीटीआई हार भी जाए, आप लोग खुले दिल से इस हार को तस्लीम करेंगे? देखिए, मैं तो सुबह का ये बात कह रहा हूँ टीवी चैनल्स पे कि हम कोई भी नतीजा आएगा उसको कबूल करेंगे। हमने तो 19 फरवरी का भी नतीजा कबूल किया जब पीएमएलएन ने कहा 240 पोलिंग स्टेशन हमें कबूल हैं, 20 पे दोबारा से पोलिंग करा दें। हमने कहा दोबारा पोलिंग कर लेंगे। बिल्कुल हम तो ठीक, उस इलेक्शन के खिलाफ भी नहीं थे, बिल्कुल वो तो ठीक है। पीएमएलएन वाले उसके खिलाफ किए। तो आज भी जब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन ठीक तरीके से कंडक्ट है, तो लेकिन जो एक चीज मायूस कुन रही, पीएमएलएन की उम्मीदवार ने आज भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जामात लगाए, आज भी इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की कि जी 127 पोलिंग स्टेशन आप खुद जिक्र कर रही हैं। फिर उन्होंने कहा जी कुछ धांधली देखने में मिली है। फिर इन्होंने कहा जी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं चंद एक, वो वहाँ पर्चियां डाली जा रही हैं। बकायदा खत लिख दिया इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ जब एक साफ और शफाफ आज़ादाना माहौल में इलेक्शन हो रहा था, हमारा काम नहीं एज ए सियासी जमात, एज ए पोलिटिकल वर्कर कि हम उस इलेक्शन को मतनाज़ा करें। ये अच्छा, मुझे आज एक ज़रूर अफसोसनाक अमल लगा अच्छा, पीएमएलएन की लेकिन तरफ। आप ये देखें डार साहब के ब्रीफ केस का इल्जाम दोनों जानिब से लगा। यानी नून लीग की तरफ से भी हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात करते रहे कि जी ब्रीफ केस चलाए हैं हुकूमत ने, और राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये तक कह दिया कि 350 करोड़ तक की भी बात हुई। कहीं 50 करोड़ की किसी पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि जी आप लोगों ने लालच दी है अवाम को। सो ये इस बात में किस हद तक सदाकत है, और जो आज फिरदौस बीबी भी इल्जाम लगा रही थी कि ब्रीफ केस चले हैं। अच्छा, मैं उस्मान डार साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ हूं, मैं जरा राना साहब की तरफ चलती हूँ। नाज़रीन, राना साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। राना साहब, वेलकम बैक टू द शो। मैं आपसे सबसे पहले तो अपना वही सवाल दोहराना चाहूंगी जो मैं आपसे पहले करना चाह रही थी। राना साहब की लाइन फिर मुनक़ता हो गई है। हम दोबारा कोशिश करते हैं राना साहब को फोन लाइन पर लेने की। डार साहब, बैक टू यू, आप अपने सवाल का प्लीज जवाब दीजिए। गो अहेड। तो अब मुझे तो अब याद भी नहीं रहा कि हमारा सवाल क्या था जब मैं आप आपको राना बता साहब देती हूँ। सवाल ये जी था कि फिरदौस आशिक इवान साहिबा भी आज बात कर रही थी कि ब्रीफ केस चले हैं, हाँ और हाँ मैं राणा साहब ने भी कहा कि आपने ब्रीफ केस चलाए थे। तुसी केड़े ब्रीफ केस चलाए ने, जरा अवाम नू दसो। देखो पैसा लगा के या पैसे बांट के आप मोहल्ले के काउंसलर का तो इलेक्शन जीत सकते हैं और शायद चेयरमैनशिप भी जीत सकते हैं, लेकिन जनरल इलेक्शन या नेशनल असेंबली का इलेक्शन आप पैसे बांट के नहीं जीत सकते। ठीक है। एक खास ग्रोह को या एक खास सेगमेंट को आप एड्रेस कर सकते हैं पैसे बांट के, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो पैसा लगाकर पैसा बांट कर अवाम में पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। और क्या कहते हैं, ये मेरी एक अब ज़ाती राय है। मैं खुद भी इलेक्शन लड़ता हूँ। मैंने कम अज़ कम कभी अपने ज़हन में ये नहीं डाला कि मैं इतने पैसे या इस तरह करके लगाकर बांट कर इलेक्शन जीत सकता तो हूँ। इसका ये मतलब है कि दोनों तरफ, इसका मतलब है कि दोनों तरफ से जो ब्रीफ केस का और पैसों का इल्जाम लग रहे हैं, दोनों तरफ से गलत है, क्योंकि जो बात आपके लिए गलत है फिर उनके लिए भी गलत हुई ना। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि पैसे चले नहीं होंगे, पैसे चले होंगे, लेकिन वो पैसे इलेक्शन हो सकती। मैं ये समझता हूँ उससे ज्यादा फैक्टर था कम टर्नओवर आउट का। आज तकरीबन मेरा ख्याल है 30% टर्न आउट रहा। हमारा जो स्ट्रांग होल्ड था वो देहाती एरिया था, वहां भी कम वोट डला, वहां तो बहुत ज्यादा कम लोग निकले क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर थे पोलिंग स्टेशन। बिल्कुल शहर के अंदर
जो स्ट्रांग होल्ड था पीएमएलएन का, वहां भी लोग घरों से नहीं निकले, जहां 7-7 पोलिंग स्टेशन थे। बिल्कुल तो सही। ये मैं समझता हूं कि नुकसान, चूंकि हमारा 70% एरिया था देहात का, उधर वोटर का ना निकलना हमें ज्यादा डैमेज कर रहा है अभी इस वक्त। बिल्कुल और ठीक। शहर में जो इनको, इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इस इलेक्शन को देख रहा हूँ। अच्छा, ये और ये टर्नआउट की वजह बुनियादी और तौर ये पे जो भी कम पाया वोटर जाए। टर्नआउट की आपको, डॉक्टर साहब, आप चूंकि हल्के में मौजूद भी रहे आज सारा दिन, आपको क्या वजह समझ आती है, क्यों नहीं लोग निकले? पिछली दफा की बदमजगी को मलूज़े खाते रखते हुए डर गए, या कोविड का खतरा था? क्या आपको वजह समझ आती है? देखिए, जो मुझे सबसे बड़ी वजह नजर आती है, पहली तो ये 50 दिन के अंदर दूसरी दफा इलेक्शन था। 50 दिन पहले 2 लाख से ज्यादा लोग लाइनों में लगे, यहाँ 2-2 ढाई-ढाई घंटे आप इंतजार करते हैं और फिर जाकर आप वोट की पर्ची पर ठप्पा लगाते हैं। तो लोग, मैं समझता हूँ, मायूस थे कि उन्हें दोबारा फिर घर से निकलना है और उसी प्रोसेस के लिए निकलना है। एक तो उनके पूरा ये ज़हन में था। दूसरी तरफ आपने दुरुस्त कहा, सियालकोट में जो कोरोना के नंबर्स हैं कंपैरेटिवली दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा हैं। मेरा ख्याल है लाहौर, सियालकोट और एक दो और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ नंबर बढ़ भी रहे हैं, वो भी खौफ था लोगों में। तीसरा, आज यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, हब्स थी, लोग उसको भी देख रहे थे। सूरज आग उगल रहा था सारा दिन, मैं खुद रोडों पे रहा हूँ, मैं देख रहा था। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे लोगों के बाहर ना निकलने के, बिल्कुल लेकिन ठीक। हालात बिल्कुल जबरदस्त थे। आजादाना माहौल में वोटिंग की जा रही थी। तो मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज को अभी तो कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन ये जो लो टर्न आउट था आज, ये मैं समझता हूँ लिहा एक टर्निंग पॉइंट था आज के इलेक्शन का, जिसका नुकसान हारने वाली जमात को लाजमी होगा, चाहे नून लीग एब्सोल्युटली। हारती है चाहे हम अच्छा, हारते हैं। चाहे, और मैं तो ये समझती हूँ डॉक्टर साहब कि जीतने वाली का भी मार्जिन कम करने में, कम वोटर टर्नआउट का बहुत बड़ा किरदार होगा। अब नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात है। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, मैं एक नुक्ते पर आपको भी गौर करवाना चाहती हूँ जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आज सारा दिन ना तो हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से, डॉक्टर साहब आज सारा दिन हल्के में मौजूद रहे, राना सनाउल्लाह साहब भी जो हैं बड़ा गहरी नज़र रखते रहे इस हल्के की सारी डेवलपमेंट पर कि क्या हो रहा है इलेक्शन में। दोनों में से किसी ने भी कोई बड़ा दावा नहीं किया, बड़ी केयरफुल कैलकुलेशंस के साथ चल रहे हैं। जबकि सबसे ज्यादा खुशाइन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से आज का इलेक्शन कंडक्ट करवाया, पुलिस ने, रेंजर्स ने और हुकूमती मशीनरी ने भी जिस तरह से रिस्पॉन्सिबली अपना रोल प्ले किया, उस पर कम अज कम दोनों अतराफ मुकम्मल तौर पर तसल्ली में। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो इन। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से, जरा पूछेंगे कि उनकी क्या रीडिंग है और अभी तक उनको क्या खबरें मिल रही हैं कि डस्का का इलेक्शन कौन जीत रहा है। राना साहब, क्या खबर है आपको, कौन जीत रहा है? देखिए, ये इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो हमने, एक तो तरीकाकार है जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनको काफी वक्त लगेगा अपना अपना रिजल्ट जो है वो दर्ज करवाते हुए। दूसरा, फॉर्म 45 है, उसकी कलेक्शन में भी एक टाइम जो है वो लग सकता है। लेकिन एक होता है कि यूनियन काउंसिल वाइज हमने भी, और यकीनन दूसरी तरफ पीटीआई वालों ने भी, वो एक सिलसिला बनाया होता है कि हर यूनियन काउंसिल का जो है वो एक रिजल्ट है वो टेलीफोनिकली जो है वो अवेलेबल हो जाता है कि बिल्कुल हम ठीक। कितने से पीछे हैं या कितने से आगे हैं। तो उसके मुताबिक हमने जो है वो पीपी 42 का जो रूरल एरिया है और जो जिसका शहर है जी, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, पीपी 43 कैलकुलेट कर ली है। ठीक है। तो इन तीनों जगहों से हमारी को लीड जो है वो 15-16 हजार के करीब है। अच्छा, और जबकि जो पीपी 41 है वहाँ पे हम कोई 3000 प्लस जो है वो हम वहाँ से लूज करेंगे। तो अच्छा, ये ऑलमोस्ट कोई 10 से 15 हजार के दरमियान जो है ये हमारी लीड बनती है। और ये रिजल्ट जो है ये हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर है, इसको कैलकुलेट होते हैं जो है वो 2 घंटे लग जाए, 3 लग जाए, ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन वी आर सेटिस्फाइड कि हमारा जो है ये रिजल्ट जो है ये बिल्कुल हमारी कैलकुलेशन एक्यूरेट है। अच्छा ये राना साहब, इलेक्शन आप जो है वो हम 10 मुतमईन से हैं? 15 हजार की लीड से ठीक है, जो है वो आप जीत गए। मुतमईन हैं? वो तो ठीक है, अभी हतमी नताइज आएंगे तो वो लाजमी तौर पर पता चल जाएगा कि कौन कितनी लीड से जीत रहा है। लेकिन राना साहब, आप आज के जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाया, क्या आप मुतमईन हैं इससे? जी बिल्कुल, ये तो बात 5:10 पे भी
जो है वो पूछी गई थी। उस वक्त तो अभी रिजल्ट जो है वो आया नहीं था। बिल्कुल ठीक। उस वक्त भी मैंने ये बिल्कुल वाज़ेह कहा था कि पूरा दिन जिस तरह से पोल हुआ है तो उसके हिसाब से बिल्कुल रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, हम उसके ऊपर मुतमईन है। अब ये काउंट है, काउंट में अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स फॉर्म 45 दे के अपना जो है वो पोलिंग स्टेशन छोड़े तो बिल्कुल वो रिजल्ट जो है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा। ये और तो ऐसे ऑलमोस्ट किसी जगह से कोई कंप्लेंट नहीं आई ठीक कि है। फॉर्म 45 जो है वो नहीं दिया गया। चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है और बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए भी कि कम से कम दोनों अतराफ जो इलेक्शन के मैदान में मुकाबला कर रहे हैं उन दोनों ने इलेक्शन के प्रोसेस पर एतमाद का इजहार किया है। राना साहब, कल मैं सुन रही थी आपने एक टेलीविजन प्रोग्राम में फरमाया कि अली असजद मली साहब जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं 360 कुल पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें से 127 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनके हाथ में हैं। तो ये आपने किस बुनियाद पर कहा कि आपके पास इसका कोई सबूत है और क्या आपने इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत दर्ज करवाई? देखिए, ये बिल्कुल हमने इलेक्शन कमीशन को ये कंप्लेंट की थी और उन्हें कहा था कि इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर जो है वो निगरानी या मॉनिटरिंग जो है वो सख्त की जाए। और इसका जो हमारा किस बुनियाद पे शुबा था कि इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो है वो वोट जो है वो उन्होंने जो है वो गलत शामिल किए हैं बीच में। ये आज जब आपको सामने रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस दफा और पिछली दफा के रिजल्ट का जो डिफरेंस होगा ना पोलिंग स्टेशन वाइज, तो उससे ये बात आपको समझने में आसानी होगी कि जो हमने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था वो दुरुस्त थी। बाकी ये आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। अगर उन्होंने इस चीज को जो है वो नजर और उसके अलावा उनकी निगरानी की, तो अगर कोई ऐसा करना चाहता था तो वो नहीं कर सका, तो ये क्रेडिट जो है वो इलेक्शन कमीशन को जाता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान डार साहब, आज सुबह हमने देखा कि नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो नून लीग की कैंडिडेट हैं उन्होंने शिकायत का इजहार किया कि ये जो 2 पोलिंग स्टेशंस हैं इसमें बोगस वोट पड़ रहे हैं और उन्होंने पीटीआई पर ये इल्जाम आयद किया। सो आप क्या समझते हैं उस इल्जाम में किस हद तक सदाकत है, क्योंकि वो कहती हैं कि हमने वो लोग फिर गिरफ्तार भी करवाए? पहले मलिहा आप मुझे ये बताएं कि आपने राना सनाउल्लाह की इतनी मासूम पिक्चर लगाई हुई है, तो वो मासूम है और मासूम आदमी है तो फिर मासूम ही पिक्चर लगेगी ना। हाय हाय राना साहब सुन रहे हो ना तुसी? हाँ जी, कोई पिक्चर पे इतराज है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮਨੂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगते, ਤੁਹਾਡਾ मसला है। नहीं, पता है क्या राना साहब राना साहब क्या कह रहे हैं, कौन सी पिक्चर लगवा दें? डार साहब ਜਿਹੋ ਜੀ ਪਿक्चर ਮੇਰੀ ਲਾ ਦਿਓ। डार साहब राना ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਪਿक्चर ਲਾਈਏ। पहले तो मैं राना साहब का शुक्रगुजार हूँ, आज आए नहीं, सियालकोट हालात नॉर्मल रहे, वरना आ जाते तो फिर एक दफा कोई मसला हल हो जाना था। लेकिन देखें, अभी मैंने आपको पहले कहा राना साहब हुक्म कर दे नहीं, चलो कोई फिर कितने कितने मैच पे आ जाएगा राना साहब, लाहौर पे आ जाएगा, कितने कितने पंजाब बड़ा बड़ा है, कितने ना कितने आमना सामना होएगा जी। देखिए मलिहा, मैं जैसे आपको पहले कहा था, अभी बहुत अर्ली है किसी के नतीजे के हवाले से भी बात करना। ठीक है, राना साहब अपनी साइंटिफिक कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। अभी राना साहब मेरे साथ एक निजी प्रोग्राम में थे, वहाँ ये 10,000 रुपये थे, अभी ये 15 पे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है अगले किसी प्रोग्राम तक ये 20 पे पहुंचेंगे, फिर ये हार जाएंगे और फिर ये बहाना तलाश करेंगे कि अब हमने कहना क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो अभी राना सनाउल्लाह कह रहे थे उस बात पे ये खड़े रहेंगे कि इलेक्शन शफाफ था, कोई धांधली नहीं हुई और ये नताइज कबूल करेंगे और हम भी वो नतीजा कबूल करेंगे। तो और मैं समझता हूँ तो कबूल करेंगे, हम कबूल भी करेंगे और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये कोई एक इलेक्शन एंड ऑफ द डे किसी पार्टी ने खत्म नहीं हो जाना और सियासत किसी जमात की खत्म नहीं हो जाएगी और ना ही हल्के की सियासत खत्म होती है। लेकिन अच्छा ये बताएं, ये नौशीन इफ्तिखार साहिबा का इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है? वाकई आपके लोग बोगस वोट डाल रहे थे?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर जहाँ लाखों वोट कास्ट किए जा रहे हैं, इक्का-दुक्का 2-4-6, ये राणा साहब भी समझते हैं, ग्राउंड पॉलिटिक्स करते हैं, तो ऐसा मुमकिन है 2-4-6 कहीं ऐसे हो गए हों, लेकिन 2-4-6 वोटों के साथ आप ये नहीं कह सकते कि जी कोई इलेक्शन में धांधली करके जीत गया। अच्छा। तो ये तो लोकली मैनेज कर लेते हैं जो लोग वहाँ इनके लोग खड़े हैं या कोई भी खड़ा हम्म। है। एक सिस्टमैटिक धांधली है बिल्कुल जिसमें ठीक। जी सारा इलेक्शन जो है वो रिग्ड किया गया है और सारा, और इसलिए इसमें मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को कसूरवार ठहराना ज्यादती होगी। और अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने पूरी ईमानदारी के साथ फेयर एंड फ्री इलेक्शन बिल्कुल करवाए। ठीक है। अच्छा राणा साहब, कई लोग ये भी एक शिकवा कर रहे थे कि मरियम साहिबा और उनकी टीम जितने एक्टिव पिछली बार यही ज़िमनी इंतखाब जब हुआ था उसमें थे, इस दफ़ा वो इतनी एक्टिव नज़र नहीं आई और हमजा शहबाज साहब ने लीड ली है। तो कुछ लोग तो खैर इसको इख्तलाफात का नाम भी देते हैं कि अगर उन्होंने लीड ली है तो मरियम साहिबा नहीं आई, और कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, एक स्ट्रेटजी चेंज करके देख रहे हैं। सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस नहीं रूमर और ये देखिए, स्पेकुलेशन है? जो हमारी इलेक्शन कैंपेन है वो तो इस जनी जो लास्ट इलेक्शन हुआ 19 फरवरी को, तो उस दिन तक जो है हमने भरपूर इलेक्शन कैंपेन की और वो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने की। और उसके बाद जो इलेक्शन का जब ये डिस्प्यूट हुआ और अगले दिन जो मरियम नवाज साहबा ने आके यहाँ पे वर्कर्स से खिताब किया, मैं समझता हूँ कि वो एक बुनियादी चीज थी कि आपका वर्कर जो है वो बेरब रहा और उसने जो है वो काम छोड़ा नहीं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जब ये चीजें जा रही हैं अदालत में, कभी पिटीशन हो रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी तारीख पड़ रही है, तो वर्कर जो है वो उसके साथ अटैच हो जाता है। और उसके बाद जब फिर आप वहां से अपना मुकदमा जीतते हैं तो उससे एक पूरी टीम में एक जो है वो एक जोश, एक जज्बा, एक प्राइड जो है वो आता है और उसने हमें बेनिफिट किया है। बिल्कुल हमारा ठीक है। वोट, हमारा वर्कर जो है वो इस मरतबा वो पूरी तरह से मुतहर्रक रहा है। और अब ये रिजल्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो वोटों का जब टोटल सामने आएगा तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के डार साहब और दूसरे दोस्त जो है वो इस बात को एनालाइज करेंगे कि इनकी टीम जो है वो रिजल्ट जब इनके खिलाफ फैसला आया तो उसके भी असरात जो है वो होते हैं। तो इसलिए इस मरतबा जो ये एक हफ्ते का टाइम मिला तो इसमें तो हमने कोई कंपेन नहीं की, कोई जलसा नहीं किया, कोई रैली नहीं की बिल्कुल ठीक। और सिर्फ लोगों के साथ मीटिंग्स की है। वो मीटिंग्स जो है वो हमजा साहब ने भी की है, मरियम नवाज साहबा ने भी की है, मैं भी लोगों से राब्ते में रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसने ज्यादा दिया, फर्क किसने वाली कम बात दिया, नहीं ये है। टीम वर्क अच्छा था। ठीक है राणा साहब, ये बताएं कि थोड़ा सा पीडीएम पे भी आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जरा जहांगीर तरीन साहब पे सवाल कर लेते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपकी जमात के भी बहुत लोग बात कर रहे हैं कि ये इन पर केस बन गया। अब दो बड़ी मुख्तलिफ किस्म की आरा पीटीआई के अंदर भी पाई जा रही हैं और नून लीग के अंदर भी। सो पहला सवाल तो ये है कि हुण तुसी खुश हो, आप खुश हैं कि सिर्फ आपका एहतसाब नहीं हो रहा बल्कि पीटीआई के अंदर भी एहतसाब शुरू हो गया? नहीं देखिए, जो एहतसाब इन्होंने अपना जहांगीर तरीन साहब का इस वक्त शुरू किया है कि उन्हें ये फ्रॉडिया बना रहे हैं कि जी इसने फ्रॉड किया है, तो इसमें तो मैं बिल्कुल इस बात के साथ मुतफिक नहीं हूँ। क्योंकि कारोबारी ट्रांजैक्शन को डार साहब भी कारोबार करते हैं, बाकी लोग भी छोटा मोटा कारोबार करते हैं। कारोबारी जो है वो चीजें होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच जो है वो होती है। ठीक। अगर फ्रॉड कह दे, यानी जहांगीर तरीन को मैं एक फ्रॉड करने वाला के तौर पे तो नहीं मानता। अलबत्ता ये जरूर है कि उन्होंने चीनी में जो है वो पैसा बनाया है, चीनी में उन्होंने प्रॉफिटिंग की है। अगर ये चीनी की कीमतें जो बढ़ी हैं इस सिलसिले में उनको पकड़ेंगे और चीनी की कीमतें कम करवाएं और आवाम को रिलीफ लेने दें तो बिल्कुल मैं उस अमल को इंडोर्स करूंगा। बिल्कुल अब ठीक। ये तो उनको उसको पकड़ रहे हैं को 2007 में, को 2006 में और कह रहे हैं कि जी उन्होंने कोई कॉर्पोरेट जो है वो फ्रॉड किया था उस वक्त। तो ये बात जो है, ये बात तो फिर इस तरह से जो है ये एफआईए का काम नहीं है। ये पहले शरीफ फैमिली के खिलाफ भी इसी तरह की कारोबारी ट्रांजैक्शंस को बुनियाद बना के उनको मनी लॉन्ड्रिंग साबित कर रहे थे और उनके खिलाफ भी जो है वो इस किस्म के इन्होंने केसेस किए हैं। हमने उनको भी जो है वो गलत कहा है। और अगर आज ये
राणा साहब ये साहब के खिलाफ कर रहे हैं तो उसको तो राणा साहब कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है फैमिली अगर इनके खिलाफ कर को करेंगे तो हम इनको उसको भी गलत तो राणा साहब इसकी बहुत लोगों का फिर ये भी ख्याल है ना कि इसकी शायद ये वजह है कि आप लोग जहांगीर तरीन साहब को, जिनको सारी जिंदगी एटीएम और क्या क्या कहते रहे कि भाई ये पैसा इमरान खान पर लौटा रहे हैं, और जहांगीर तरीन का एहतसाब क्यों नहीं होता, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बहुत शद्दोमत से जहांगीर तरीन साहब के एहतसाब की मुंतजिर रही है हमेशा। सो अब कहने वाले ये कहते हैं कि आप लोग मियां साहब के साथ, मियां साहब के केस को जस्टिफाई करने के लिए तरीन साहब को जानबूझ के डिफेंड कर रहे हैं, क्या ऐसा ही है? नहीं देखे बात ये है कि हमारा ये मुतालबा था कि ये जो चीनी की कीमतें जो पिछले 10 साल नहीं बढ़ी, 50-55 पे रही, उन्हें एकदम जो 80-85 पे ले जाया गया और ये प्रॉफिटिंग की। हम ये कह रहे थे कि इसमें जो जाए, इसमें हम कह रहे थे कि जो है वो भरी गई है। अब मामला ये है कि अब ये उनको बना रहे हैं मनी लॉन्डर, ये उनको बना रहे हैं अपना जो है वो फ्रॉड। तो ये तो फिर हर कारोबार अनजस्टिफाइड लग रहा है आपको? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हर कारोबारी आदमी को आप मनी लॉन्डर बना देंगे तो फिर इस तरह से फिर कारोबार कैसे चलेगा? ठीक है राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। उस्मान डार साहब, मैं क्विकली आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब ये तो खुदा की शान है कि वो तरीन साहब जिन पे नून लीग और पीपल्स पार्टी हमेशा कहती थी कि तरीन साहब का एहतसाब नहीं होता, अब अगर उनका एहतसाब हो रहा है और उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, वो बिल्कुल ठीक भी हो सकता है, ना मैं उसकी तनकीद कर रही हूँ ना मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, मैं एज इंडिपेंडेंट कमेंटेटर ये सोचती हूँ और आपसे सवाल भी पूछना चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इतना अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का ख्याल आ गया है, तो फिर जहांगीर तरीन साहब की ही शुगर मिल्स क्यों आपको याद आ गई? वो ओमनी ग्रुप वाली शुगर मिल्स कहाँ गई? देखिए मलिहा, एक तो आप बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम पोस्ट कर रहे हैं और क्या कहते हैं, मैं बस इस सेगमेंट के बाद जाना होगा, मैंने आपको कहा भी जाना है। देखिए बात यह है, एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि राना सनाउल्लाह जहांगीर तरीन के वकील बन चुके हैं और हर जगह मीडिया पे दफा कर रहे हैं जहांगीर तरीन का, और बड़ा अच्छा हुआ इन्होंने क्लीन चिट दी है जहांगीर तरीन को। माजी में ये एटीएम कहते रहे हैं, इमरान की के दोस्त हैं, करीबी साथी हैं, चीनी के मामले में अरबों रुपए इन्होंने बनाए हैं। तो चलें, अच्छा है आज अपोजिशन जहांगीर तरीन की गवाही दे रही है कि वो ठीक है। अब जहां तक देखिए अकाउंटेबिलिटी की आप बात कर रही हैं, ये मुमकिन नहीं जब एक बहरान आता है और उसमें जो लोग उस कारोबार में है, चाहे उस्मान डार वो कारोबार कर रहा है, ये जहांगीर तरीन कर रहा है, उन सबको गुजरना है उसमें से, और वो एक प्रोसेस है। और दो नहीं एक पाकिस्तान किया नारा जहांगीर तरीन ने उस्मान डार ने इकट्ठे ही लगाया था, हमने इकट्ठे बात की थी इसकी, और लाहौर का मीनार पाकिस्तान का मुझे जलसा भी याद है। तो इसलिए तरीन साहब को भी ट्रस्ट होना चाहिए, उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं की जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिन्हें मैं जानता हूँ, ना ही कभी उन्होंने हैंड पे एहतसाब किया है, ना कभी तो ओमनी ग्रुप वालों का क्या बना है फिर? ओमनी ग्रुप वालों की शुगर मिल्स का क्यों नहीं आप लोग सवाल पूछ रहे? सबको नोटिस गए हैं, अब बारी बारी जो जवाब दे रहे हैं, जिनकी तरफ से नहीं आ रहे उनसे राब्ता किया जा रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी, और अगर किसी ने पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा लूटा है फिर उसको आखिर तक पीछा भी करेंगे और वो पैसा रिकवर भी होगा। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी पीडीएम से पहले। ये बता दें कि अगर अब इस सारी तफ्तीश और तहकीक के बाद जहांगीर तरीन साहब इफ ही कम्स आउट क्लीन, अगर वो सही साबित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, मुझे गलत फ्रॉडिया कह रहे थे, मुझे गलत मुझ पर इल्जामात थे, ये मेरी सारी डिटेल्स हैं, जो आज उन्होंने कहा भी कि हम एहतसाब से भाग नहीं रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा कल भी था आज भी हूँ, पीटीआई को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? क्या कल नून लीग इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करेगी अगर वो ठीक साबित हो जाते हैं? ये तो नहीं कहेगी कि इमरान खान ने एनआरओ दे दिया जहांगीर तरीन को? देखिए डार साहब इस बात को अगर एनालाइज करेंगे तो इनको भी ये बात समझ आ जाएगी। इस वक्त यानी जो जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ है, ये हमारा मौक़िफ़ तो पिछले 3 साल से है। हम जिस बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की या हमने जो है वो कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई जो है वो गबन नहीं किया, सेम वही ग्राउंड्स हैं इस वक्त जो जहांगीर तरीन साहब ले रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब की कारोबारी ट्रांजैक्शंस को जो मनी लॉन्ड्रिंग और कहा जा रहा है कि उन्होंने फ्रॉड किया है, करप्शन किया है, गबन किया है,
ये आर्गुमेंट जो जहांगीर तरीन साहब आप ले रहे हैं, हम तो ये ले रहे हैं पिछले 2.5 साल से 3 साल से। तो सर आप अगर वो उनको ठीक गलत साबित कैसे हो कहें? जाएं, अगर जहांगीर तरीन आप- ठीक साबित हो जाएं, तो क्या आप लोग ये प्ली लेके तो नहीं आ जाएंगे कि मियां साहब भी बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि जहांगीर तरीन देखें सही साबित हो गए? क्योंकि ये दो डिफरेंट हमारी- केसेस हैं। नहीं, मियां देखिए, साहब का और बात ये तरीन तो साहब के केसेस नहीं, बिल्कुल सुन- डिफरेंट है। सुन लेना, हमारी प्ली तो सब पहले से ये है, हमारी प्ली जो है वो पहले से ये है। ये जिस तरह से इल्जाम है जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो बाहर जायदाद खरीदी है, वो 19-20 के फर्क के साथ यही इल्जाम जो है वो शरीफ फैमिली के ऊपर है। तो अगर ये प्ली जो है वो तस्लीम करती है अदालतें, तो हमारी तो प्ली वो पहले से है। हम ये तो नहीं कर सकते कि हम अपनी जगह पे कहेंगे जी हम सही कह रहे हैं और दूसरे की जगह पे कहने की ये गलत कह रहा है। ठीक है, सो यानी अगर जो बात हम कर रहे हैं वो उस बात को हम खुद भी अपने लिए सही समझते हैं, और अगर किसी दूसरी जगह पे वो बात है तो वो ठीक है, आगे भी और कहेंगे। अगर वो सही साबित हो जाते हैं तो फिर नून लीग ये नहीं कहेगी कि इमरान खान ने अपने करीबी दोस्त जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया है? नहीं, देखिए मामला ये है कि इमरान खान एनआरओ कैसे देंगे? इमरान खान साहब जो है ये अपोजिशन को जो के साथ स्कोर सेटल करने के लिए जो है वो, मेरा ख्याल है कि वो जहांगीर तरीन साहब को कुर्बानी का बकरा बनाने पे तुले हुए हैं। अच्छा, चलिए ये तो फिर आने वाले वक्त में पता चलेगा। राणा साहब, पीडीएम का अब आप क्या देख रहे हैं आगे? क्योंकि पिछले हफ्ते राजा परवेज अशरफ साहब ने, जो कि नायब सदर हैं पीडीएम के, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि शो कॉज नोटिस पीडीएम ने हमें क्या देना है। एएनपी तो बल्कि छोड़ भी गई शो कॉज नोटिस मिलते ही। राजा साहब ने कहा कि बल्कि उल्टा हमें नून लीग को 3 शो कॉज नोटिस देने चाहिए। पंजाब में पीटीआई के साथ मुकमुका इन्होंने कर लिया, हमारे फरतुल्लाह बाबर खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट में वो बेचारे हार गए कि हमने पीएमएलएन की खातिर कॉम्प्रोमाइजेस किए। सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए जी, पीपल्स पार्टी खुश रहे, एएनपी खुश रहे, वो दोनों मिल के जो है वो हुकूमत मुखालफ एजेंडा जो पीडीएम की मीटिंग 20 सितंबर 2020 को तय हुआ था उसके ऊपर वो अमल करें, और जहां उनका वो समझे कि हम दुरुस्त हैं उसके साथ तआवुन करें, जहां वो समझे कि हम दुरुस्त नहीं कर रहे वहां पे तआवुन ना करें। हम भी जो बात करते हैं हम भी उसी एजेंडे को परसू करेंगे। हमारा कॉमन मकसद जो है वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जदोजहद है। बाकी इसमें ना हम पहले को एक पार्टी बन गए थे, ना हमने पहले इलेक्शन अनाउंस किया था, हमने पहले भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना था। अब भी हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग जमात है। ठीक है, हमारा अपना मंशूर, हमारा अपना जो है वो अब आपने है, उनका अपना है। ऑपोजिशन, तो अगर वो अपने तौर पे जो है वो हुकूमत मुखालफ जदोजहद करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं कोई तो इतराज नहीं। राणा साहब, आपने ऑपोजिशन लीडर के तौर पर फिर गिलानी साहब को तस्लीम कर लिया सेनेट में? अब कोई मसला तो नहीं रह गया? नहीं, वो गलत है, वो बेअसूली है, वो गैर है, वो गलत बने। बात बिगड़ी वहां से है। कोई अपोजिशन लीडर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबर से नहीं बन सकता। गिलानी साहब गलत बने हैं, उन्हें विड्रॉ करना चाहिए। झगड़ा ही दरअसल पीपल्स पार्टी के साथ ये है। वो बाकी इस्तीफों वाली बात या दूसरी बातें जो उनका तो कोई मसला नहीं है, वो एक इख्तिलाफ राय है, उसके ऊपर जो है वो सेटलमेंट हो सकती है, बात हो सकती है, दलील हो सकती है, उसको तस्लीम किया जा सकता है या तस्लीम करवाया जा सकता है। बिल्कुल लेकिन ठीक। ये जो अपोजिशन लीडर बने हैं ये गलत किया है उन्होंने, बिल्कुल सही। ये तो वैसे मैं भी आपके साथ मुत्तफिक हूँ राणा साहब इस बात पे कि जब आपका एक अलायंस होता है और आप मिलकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो जिस वक्त चेयरमैन सेनेट के लिए नून लीग मुत्तफिक हो गई पीपल्स पार्टी के साथ, तो ये उसूली बात थी। आपका मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है कि उनको आपसे मुशावरत किए बगैर एक तरफ नाश्ते पर कुछ बात चल रही है, दूसरी तरफ वो उन्हीं सादिक संजरानी साहब के पास ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए जा पहुंचे जिनके खिलाफ अदालत में वो उनको चैलेंज कर रखा था उनके इलेक्शन को। देखते हैं अब आगे क्या बनता है। राणा साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने आज वो सुनी उस्मान डार साहब और राना सनाउल्लाह साहब के तुंदो तेज़ कमेंट्स, उनका मुकालमा और डस्का इलेक्शन पर, और फिर पीडीएम के हवाले से जहांगीर तरीन साहब पर जो केस चल रहा है उसके हवाले से आपने मुफस्सिल गुफ्तगू सुनी कि दोनों अतराफ में क्या मौक़िफ़ पाया जाता है। खुदा की शान है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कि वो ऑपोजिशन जमातें
जो सारी जिंदगी इमरान खान की जो सियासी जिंदगी है, कम अज कम उस तमाम सियासी जिंदगी में जब से इमरान खान 2011 ऑनवर्ड्स इंपॉर्टेंस इख्तियार करते गए पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर, तो हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा। उन्होंने अपनी माल, दौलत, एनर्जी, एफर्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, हर चीज़ बड़े खुलूस के साथ इमरान खान साहब की पार्टी में इन्वेस्ट की। और इसी बात का ऑपोजिशन जमातों को बहुत दुख भी था कि ये शख्स इतना सेल्फलेसली क्यों उनके साथ चल रहा है। और हम देखते हैं कि वो ऑपोजिशन जमातें जो मुसलसल कहती रहीं कि तरीन का एहतसाब नहीं होता, जिस दिन तरीन पकड़ा जाएगा उस दिन हम मानेंगे कि हाँ, नवाज शरीफ और जरदारी का जो एहतसाब है ये इंतकाम नहीं है, वाकई एहतसाब है अगर तरीन को भी सवाल किया जाए। और अब कैसी दिलचस्प बात है, द टेबल्स हैव टर्न्ड। जहांगीर तरीन साहब को सवाल किया जाता है तो अब पीटीआई के अंदर भी एक चंक है जो कि तरीन साहब के साथ खड़ा है, सिटिंग एमएनएज, एमपीएज और बहुत से पीटीआई के सपोर्टर्स जो इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नून लीग सबसे बड़ी वकील बनकर अब जहांगीर तरीन साहब के हक में खड़ी हो गई है। और मुझे तो आज की गुफ्तगू से कुछ यही समझ आई है कि नून लीग को लगता है कि अगर जहांगीर तरीन साहब किसी तरह खुद को इफ़ ही कम्स आउट क्लीन, अगर वो खुद को सही साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो कल को फिर से हम यही शोर मचा सकें कि देखा, अगर जहांगीर तरीन की एक्सप्लेनेशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर हमारी मियां साहब की एक्सप्लेनेशन को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी कोई पता नहीं कहे कि फिर जरदारी साहब की एक्सप्लेनेशन में क्या मसला है। बहरहाल देखना तो यह है कि अब जहांगीर तरीन साहब भी ओरिजिनल, ऑथेंटिक, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं या फिर कोई जाली कतरी खत या जाली कैलिब्री फॉन्ट इजाद होता है, क्योंकि वही एक सूरत होगी कि नून लीग एक पैरेलल ड्रॉ कर सकती है। अदरवाइज मैंने तो दोनों केसेस बहुत डिटेल में पढ़े हैं, तरीन साहब का भी, मियां साहब का भी, इसमें कोई दूर दूर तक मुमासलत नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरीन वक्त लाएं। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर इंशाल्लाह रात 10 बजे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।